मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हार्मनी सीक्रेट एपिसोड 1 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 कांच से ढकी इमारत जो दिन में बिजली की जरूरत कम करती है। ग्रेटर टावर एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है जो 7 जुड़े हुए सेक्शनों से बना है। इसकी पूरी स्ट्रक्चर कांच से ढकी हुई है, जिससे दिन के समय बिजली से चलने वाली रोशनी की जरूरत बहुत कम पड़ती है। खास बात यह है कि इसका छठा सेक्शन झुकी हुई कांच की छत के साथ बनाया गया है। इस कांच की छत में एक एडजस्टेबल टिंटिंग सिस्टम लगा है, जो दिन के समय अपारदर्शी हो जाता है ताकि ज्यादा धूप अंदर न आए और गर्मी न बढ़े। इसके चारों ओर के दीवारें ट्रांसलूसेंट कांच की बनी हैं, जिससे सुबह की प्राकृतिक रोशनी अंदर फैलती है। इस इमारत में मुख्य रूप से सिर्फ एयर कंडीशनिंग सिस्टम ही चलता रहता है ताकि टेम्परेचर फ्रेंडली बना रहे। पहली नजर में ग्रेटर टावर नाम से लगता है कि यह कोई बहुत ऊंची स्काईस्क्रेपर इमारत होगी, क्योंकि ग्रेटर शब्द का अर्थ महान या विशाल हो सकता है। लेकिन वास्तव में यह इमारत केवल 7 मंजिलों में फैली हुई है। फिर भी यह एक मॉडर्न बिजनेस सेंटर के रूप में पूरी तरह तैयार है, जहां बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल, स्टेट ऑफ द आर्ट वर्कस्पेस और कई सुविधाएं मौजूद हैं, जिनमें रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप और कोवर्किंग स्पेस शामिल हैं। ये सुविधाएं उन लोगों के लिए बनाई गई हैं जो बिजनेस मीटिंग्स या काम के सिलसिले में यहाँ आते हैं। हालांकि ग्रेटर सिर्फ इस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं है। यह एक विशाल ड्यूटी फ्री शॉपिंग मॉल के प्रोजेक्ट का भी नाम है, जिसकी प्लान बनाई जा रही है। जब इस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए कोई कंपनी चुनी जाएगी, तो यह ऑफिस उस प्रोजेक्ट का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनेगा। यही जगह बड़े इन्वेस्टर्स की मीटिंग्स का स्थान होगी और यहीं से इस मॉल के विकास का पूरा ऑपरेशन होगा। आज सुबह 9 बजे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जहां इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की निविदा प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। 1 महीने से इस ऑफिस का ऑपरेशन शुरू हो चुका है और आज इसकी कांच की दीवारों पर सुबह की रोशनी चमक रही है। सबसे लोकप्रिय सेक्शन लॉबी और रूफटॉप कोवर्किंग स्पेस। ग्रेटर टावर में 2 खास सेक्शन सबसे ज्यादा व्यस्त रहते हैं। पहला सेक्शन 1 यानी मुख्य लॉबी और दूसरा छठी मंजिल का रूफटॉप। सेक्शन 1 में एक गॉर्जियस और विशाल लॉबी है, जहां बड़ी संख्या में मेहमानों के बैठने और बातचीत करने की व्यवस्था है। वहीं 7वीं मंजिल का रूफटॉप कोवर्किंग स्पेस के रूप में काम करता है, जिसमें एक कॉफी शॉप भी है। यहाँ से शहर का शानदार नजारा दिखता है। रात में इसकी कांच की छत खुल जाती है और सितारों से भरा आसमान दिखाई देता है, जो इस जगह को और खास बना देता है। यह एरिया रात 8 बजे तक खुला रहता है, ताकि बिजनेस प्रोफेशनल्स यहां आकर आराम से कॉफी पी सकें। इसी दौरान एक व्यक्ति अपने कॉफी का इंतजार करते हुए ऊपर चमकते हुए कांच के पैनलों को देख रहा था। 7वीं मंजिल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए मेहमान और ऑफिस के कर्मचारी मौजूद थे। ज्यादातर लोग नीचे लॉबी में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। एक बातचीत जो सुनी गई। पापा, मुझे इतनी ज्यादा पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, एक लड़की अपने फोन पर बात कर रही थी, जब वह कॉफी मेन्यू के सामने रुकी और ऑप्शन देखने लगी। मुझे पता है कि लोग इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ कंपनी का रिप्रेजेंटेशन करना काफी नहीं होगा? आखिरकार फैसला तो कंपनी की एबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन पर ही होगा, है ना? हाँ, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे कहीं ज्यादा अनुभवी हैं। वो टैलेंटेड हैं, जाने माने हैं और सच कहूँ तो वो बेहद खूबसूरत भी हैं। क्या मुझे उनसे मुकाबला करना चाहिए? वह अचानक चुप हो गई जब उसे एहसास हुआ कि कोई पास खड़ा व्यक्ति उसकी बात सुन रहा था। उसने तुरंत नजरें घुमाई और सामने खड़ी महिला से नजरें मिली। एक पल के लिए दोनों के बीच चुप्पी रही, लेकिन फोन पर बात कर रही महिला ने खुद को संभाल लिया। जब उसने सामने वाली महिला को हल्की मुस्कान देते हुए देखा, तो उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और फिर से फोन पर बात करने लगी। ओह, कुछ नहीं, मैं बस ऊपर वाली मंजिल पर कॉफी लेने आई थी। आप कब आ रहे हैं? मैं नीचे मिलती हूँ। आपकी आइस्ड एस्प्रेसो तैयार है, बैरिस्ता ने पुकारा और कॉफी काउंटर पर रख दी। आयावरिन ने उस बातचीत से ध्यान हटाया और अपना ऑर्डर लेने चली गई। धन्यवाद, उसने कहा और कप उठाया, जो हल्के भूरे रंग के नैपकिन में लिपटा हुआ था।
जाने से पहले उसने फिर से उस महिला की ओर देखा जो अब अपनी कॉल खत्म कर चुकी थी, और हल्की मुस्कान दी। दूसरी महिला, मेविका, ने उसकी ओर देखा लेकिन कोई फीडबैक नहीं दी। कुछ था उस मुस्कान में जिसने उसे अनकंफर्टेबल कर दिया था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करना ही सही समझा। उसने न तो मुस्कान का जवाब दिया और न ही इस बात की परवाह की कि उसकी कोल्ड रिएक्शन का क्या असर होगा। लेकिन जब आयावरिन वहां से चली गई तो मेविका खुद को उसकी ओर देखने से रोक नहीं पाई। करीब 170 सेंटीमीटर लंबी, भूरे बिजनेस सूट में लिपटी वह शख्सियत बेहद आकर्षक लग रही थी। यह कहना मुश्किल था कि उसकी शानदार पर्सनैलिटी ज्यादा प्रभावी थी या उसकी प्राकृतिक खूबसूरती। शायद दोनों का मेल था। और हाँ, मेविका ने उसे पहचाना था। आयावरिन बिजनेस वर्ल्ड में एक जानी मानी पर्सनैलिटी थी। वह एक फेमस होटल एम्पायर की वारिस थी जिसे पूरे देश में जाना जाता था। उसके पिता एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जो लग्जरी होटलों की एक सीरीज के मालिक थे। उनके होटल अमीर पैसेंजर्स और हाई प्रोफाइल कस्टमर्स को अट्रैक्टेड करते थे। होटल बिजनेस के अलावा उनके व्यापार में हाई एंड बार की एक विशेष सीरीज भी शामिल थी जो उनके होटलों में लोकेटेड थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि आयावरिन एक नेशनल लेवल पर पहचानी जाने वाली बिजनेस टाइकून की बेटी थी। मेविका भी एक अमीर परिवार की वारिस थी, लेकिन उसके परिवार का बिजनेस अभी तक उसे आयावरिन जैसी पहचान नहीं दिला पाया था। उसने हाल ही में अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी की थी और पिछले 1 साल से अपने पिता के शॉपिंग मॉल बिजनेस को संभाल रही थी। आयावरिन की तरह वह अभी तक मीडिया की सुर्खियों में नहीं आई थी, हालांकि कुछ बिजनेस सर्कल में उसका नाम जाना जाता था। तुलना की जाए तो आयावरिन की पहचान मेविका से कहीं ज्यादा मजबूत थी। आयावरिन पिछले 7 वर्षों से अपने परिवार के होटल साम्राज्य का मैनेजमेंट कर रही थी, वह भी अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही। मास्टर्स डिग्री के बाद जब वह बिजनेस में लौटी तो उसके पास पहले से ही कई वर्षों का अनुभव था। पिछले 3 वर्षों में आयावरिन के परिवार ने उसे अपने बिजनेस का चेहरा बना दिया था। उसकी छवि एक युवा, टैलेंटेड बिजनेसमैन महिला के रूप में एस्टैब्लिश कर दी गई थी। उसकी फेम सिर्फ उसके प्रोफेशनल स्किल्स के कारण नहीं थी, बल्कि उसकी ब्यूटी और एलिगेंस की वजह से भी थी। यही कारण था कि मेविका उसे अच्छे से जानती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई और अब मीडिया का ध्यान उन व्यापारियों और कंपनियों पर था जो इस नीलामी में हिस्सा लेने वाले थे। बड़े बड़े बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स को रिपोर्टर घेरकर इंटरव्यू कर रहे थे। इन्हीं में से एक थे अट्टाविद, जो देश के एक बड़े होटल व्यवसायी थे। वह अपनी बेटी के साथ इस इवेंट में आए थे, जो कि काफी अनयूजुअल था। हालांकि दोनों एक ही इंडस्ट्री में थे, फिर भी वे आमतौर पर अलग अलग प्रोग्राम्स में जाते थे और सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स में मिलते थे। इस इवेंट में उनका साथ आना सबका ध्यान खींच रहा था। रिपोर्टर, आप इस नीलामी में हिस्सा लेने जा रहे हैं? अट्टाविद, बिल्कुल। यह एक ऐसा अवसर है जिसे हम गवा नहीं सकते। हमारे पास सभी आवश्यक क्वालिफिकेशंस हैं। रिपोर्टर, क्या आप खुद इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे? अट्टाविद, नहीं, मेरी बेटी इसे संभालेगी। रिपोर्टर, क्या इसका मतलब है कि आपको अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है? अट्टाविद, हाँ, वह बहुत सक्षम है और अच्छे निर्णय लेती है। हमारे होटल बिजनेस में हाल ही में जो बेहतरीन बदलाव आए हैं, उनमें से कई उसी के काम का नतीजा हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस प्रोजेक्ट को बेहतरीन तरीके से संभालेगी। रिपोर्टर, आपकी उम्मीदें कितनी ऊंची हैं? अट्टाविद, काफी ज्यादा। लेकिन जब तक नीलामी की प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती, तब तक कुछ कहना मुश्किल है। रिपोर्टर, आयावरिन, आप क्या कहना चाहेंगी? आयावरिन, यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ एक और काम की तरह है। इसमें बहुत सावधानी और सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत होगी। बाकी सब कुछ प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलेगा। तभी अचानक एक आवाज आई, मिस्टर नत्ताकॉन, इधर आइए। सभी की नजरें उस दिशा में मुड़ गईं, जहां एक और बड़ा व्यापारी, नत्ताकॉन, खड़ा था। नत्ताकॉन, मैं बस निकलने ही वाला था, लेकिन अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूं। रिपोर्टर, तो क्या आपने भी अपनी बेटी को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया है? नत्ताकॉन,
हाँ, वह इस नीलामी प्रोजेक्ट में मेरी एसोसिएट होगी। रिपोर्टर, हमने सुना है कि आपकी बेटी ने विदेश में मास्टर्स किया है और आपकी कंपनी सुपीरियर से जुड़ चुकी है, लेकिन वह अभी तक मीडिया में सामने नहीं आई। क्या आप उसका परिचय कराएंगे? नत्ता कौन? बिल्कुल, लेकिन वह आगे बोलने ही वाले थे कि बाकी रिपोर्टर जो अट्टाविद का इंटरव्यू कर रहे थे अब उनकी तरफ बढ़ने लगे। इस हलचल के बीच रास्ता साफ हुआ और अट्टाविद और आयावरिन नत्ता कौन के आमने सामने आ गए। अट्टाविद मुस्कुराते हुए, ओ मिस्टर नत्ता कौन, मैं समझा कोई और है। वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, भले ही वे अलग अलग क्षेत्रों में काम करते थे। नत्ता कौन? अट्टाविद, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने भी अपनी बेटी को यह जिम्मेदारी दी है? अट्टाविद, हाँ, वह इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। आयावरिन रिस्पेक्टफुली सिर झुकाते हुए, नमस्ते। नत्ता कौन? ओह, तो आप इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही हैं? यह दिलचस्प है। अट्टाविद, क्या आपकी बेटी भी लीड कर रही है? नत्ता कौन गंभीर होकर, हाँ, मैंने यह फैसला कर लिया है। मैं सलाहकार की भूमिका निभाऊंगा, लेकिन यह प्रोजेक्ट मेरी बेटी संभालेगी। अट्टाविद मुस्कुराते हुए, बढ़िया, मैं भी यही कर रहा हूँ। यह एक बड़ा और सेंसिटिव मामला है और मुझे लगता है कि महिलाएं इसे बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं। मेरी बेटी होटल बिजनेस में माहिर है, इसलिए मैंने उसे चुना है। आपकी बेटी का अनुभव शायद अलग हो, लेकिन आपको उसकी एबिलिटीज पर विश्वास होगा। नत्ता कौन? बिल्कुल। हालांकि वह अभी अनुभव जुटा रही है, लेकिन वह तेजी से सीखती है। पिछले 1 साल में उसके नेतृत्व में हमने एक नया ब्रांच और 2 छोटे बाजार खोले हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वह इस प्रोजेक्ट को बेहतरीन ढंग से संभालेगी। अट्टाविद हल्की मुस्कान के साथ, देखते हैं। अब तक इन दोनों व्यापारियों के बीच कोई सीधा टकराव नहीं हुआ था, लेकिन अब वे राइवल बन चुके थे। यह नीलामी सिर्फ एक कमर्शियल सौदा नहीं थी, बल्कि एक नई कंपटीशन की शुरुआत थी। उनके शब्दों में सम्मान भी था और एक नजर में चुनौती भी। अब वे सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड में जान पहचान वाले नहीं थे, अब वे कम्पेटिटिव थे, एक बड़े खेल में जहां सिर्फ जीत मायने रखती थी। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।